उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े प्रकरण जो सामने आ रहे हैं, जो अपडेट्स हैं, उनकी बात करेंगे। शाइस्ता परवीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस बहुत जल्द जारी होगा। बड़ी खबर है, उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी है शाइस्ता परवीन। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी में है पुलिस। शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा हुआ है। पुलिस जांच कर रही है कि फर्जी पते से असलहे की तरह पासपोर्ट तो नहीं बनाए। फरार 5 लाख के इनामी बेटे असद के खिलाफ भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। शाइस्ता परवीन पहली बार हत्या के किसी मामले में नामजद हुई। शाइस्ता पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है और इनामी राशि बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है पुलिस। लेकिन इसी बीच में लुकआउट नोटिस भी जारी करने की तैयारी पुलिस की। पुलिस की गिरफ्त से बाहर शाइस्ता परवीन कहीं छुपी हुई है। शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड की नामजद आरोपी अतीक अहमद की पत्नी और लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी में है शाइस्ता परवीन के लिए पुलिस। फिलहाल 25,000 रुपए का इनाम है और इस राशि को बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा यह सबसे नया और ताजा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। शाइस्ता परवीन जो नामजद आरोपी है, उनमें से एक जो शूटर असद अतीक का बेटा है, उसकी मां शाइस्ता परवीन। 25,000 रुपए का इनाम, लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी में पुलिस। अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है शाइस्ता परवीन को, इसलिए अब लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी। बसपा ने मेयर कैंडिडेट अपना घोषित किया प्रयागराज से और अब लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी में प्रयागराज पुलिस शाइस्ता परवीन के लिए। अब तक 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। इस इनाम की राशि को बढ़ाने की भी तैयारी है पुलिस की। बाकी जो शूटर्स हैं, उनकी तलाश भी तेज की जा रही है। उनमें से एक शाइस्ता परवीन का बेटा असद और 5 लाख रुपए का इनाम असद अहमद पर, उमेश पाल पर और 2 गनर्स पर गोलियां चलाने वाला एक शाइस्ता परवीन का बेटा और अतीक अहमद का बेटा असद भी था, उसकी तलाश कर रही है पुलिस। 25,000 रुपए का इनाम अब तक घोषित है शाइस्ता परवीन पर। पुलिस अब तक शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कहा जा रहा है प्रयागराज के आसपास के इलाकों में छुपी हुई है और नामजद आरोपी इस मामले में। तो शाइस्ता परवीन के लिए अब पुलिस जो है वो लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी में है। 25,000 रुपए का इनाम है, इस इनाम की राशि को भी बढ़ाने की तैयारी है। ये ताजा अपडेट। शाइस्ता परवीन देश के बाहर न जा सके, शाइस्ता परवीन पुलिस की गिरफ्त से बहुत देर तक दूर न रहे, इसके लिए अब ये लुकआउट नोटिस भी जारी करने की तैयारी है पुलिस की। बहुत जल्द पुलिस ऐसा कर सकती है। मोहम्मद मोइन हमारे प्रयागराज संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, वैसे तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि पुलिस अब तक का जो मुख्य शूटर्स हैं, जिन पर 5 लाख का इनाम घोषित है, उनको तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन शाइस्ता परवीन को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। और अब ये बात सामने आ रही है कि लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा। इनाम की राशि बढ़ाने की बात पहले भी सामने आ चुकी है, तो इस विषय को जरा हमारे दर्शकों के सामने स्पष्ट करें। जी बिल्कुल, देखिए आज वारदात का 27वां दिन है और 26 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक पुलिस ना तो 5-5 लाख रुपए के इनामी 5 शूटर्स में से किसी को गिरफ्तारी कर पाई है और ना ही माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन, जो कि उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी है, अभी तक उसे पकड़ पाई है। तो अब पुलिस जो है वो अपनी कमी को छिपाने के लिए कहा जा सकता है कि वो लुकआउट नोटिस जारी कराने की तैयारी में है। केंद्रीय एजेंसियों से मदद लेंगे और केंद्रीय एजेंसियों से मदद लेने के बाद लुकआउट की नोटिस जारी कराएंगे। शाइस्ता परवीन की तस्वीर और डिटेल्स के साथ जो देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं
उनको अलर्ट किया जाएगा और उन्हें ये कहा जाएगा कि अगर इस हुलिये या इस डिटेल्स के आधार पर कोई महिला विदेश जाने के लिए आती है तो उसको डिटेन किया जाए, प्रयागराज पुलिस को सूचना दी जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार 26 दिनों तक प्रयागराज पुलिस सोई क्यों रही? उसे पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया कि शाइस्ता परवीन विदेश भाग सकती है? और इस आशंका से भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रयागराज पुलिस को अब शक हो रहा है कि शाइस्ता परवीन विदेश भाग सकती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पहले के 26 दिन बीत चुके हैं उसमें शाइस्ता परवीन पहले ही फरार हो गई हो? बहरहाल देर से उठाया गया कदम है ये प्रयागराज पुलिस का, और प्रयागराज पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के जरिए अब शाइस्ता परवीन के खिलाफ लुकआउट का नोटिस जारी कराने की तैयारी में है। बहुत धन्यवाद आपका मोइन। और आपने जो बात उठाई वो बहुत महत्वपूर्ण, कि जो 26 दिन गुजरे हैं, क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि शाइस्ता परवीन ने देश छोड़ दिया हो? और ये जो कदम प्रयागराज पुलिस ने उठाया है, क्यों ना माना जाए कि ये देरी से उठाया गया है। बहुत धन्यवाद मोइन आपका। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। कानपुर के करौली सरकार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। करौली सरकार पर 1992 से 1995 के बीच केस दर्ज हुए थे। करौली सरकार पर आधा दर्जन केस दर्ज हुए थे। हत्या, 7 CLA, पुलिसकर्मियों से अभद्रता, ये तमाम मामले दर्ज हुए थे। 27 मार्च 1993 को जेल से रिहा हुए थे संतोष भदौरिया उर्फ करौली सरकार। ये नए तथ्य सामने आए हैं। 1992 से 1995 के बीच हत्या, 7 LCA और पुलिसकर्मियों से अभद्रता के मामले दर्ज हो चुके हैं संतोष भदौरिया उर्फ करौली सरकार पर। ये नए अपडेट सामने आए हैं, नए तथ्य सामने आए हैं कानपुर के करौली सरकार मामले में। 1992 से 1995 के बीच के 3 वर्षों में कई मामले दर्ज हुए करौली सरकार पर, या संतोष भदौरिया जिसे कहा जाए। हत्या का मामला दर्ज हुआ, 7 LCA, पुलिसकर्मियों से अभद्रता, ये तमाम मामले। ये नए तथ्य और चौंकाने वाले हैं। इतने गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज होने के बाद भी करौली सरकार बन गया संतोष भदौरिया। 1992 से 1995 के बीच ये मामले दर्ज हुए। आप में से तमाम दर्शकों को यह जानने में जरूर दिलचस्पी होगी कि कौन है संतोष भदौरिया उर्फ करौली सरकार। आइए आपको बताते हैं। करौली सरकार बनने से पहले इस व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। 1992 से 1995 तक 6 मामले दर्ज हुए थे इसके ऊपर। करौली सरकार पर हत्या का भी मामला दर्ज हुआ था। 27 मार्च 1993 को संतोष भदौरिया उर्फ करौली बाबा रिहा हुए। 1994 में महाराजपुर थाना प्रभारी से अभद्रता करने का आरोप लगा। सरकारी काम में बाधा डालने का भी करौली सरकार पर मुकदमा दर्ज हुआ था। 1995 में भी करौली सरकार पर केस दर्ज हुआ था। जमीन के एग्रीमेंट कराकर पैसे हड़पने का भी केस दर्ज हुआ। दस्तावेजों में हेरा फेरी करके आश्रम बनाने का भी आरोप लगा करौली सरकार पर। कानपुर में 14 एकड़ में करौली सरकार का आश्रम फैला हुआ है। ये तथ्य हमने आपके सामने रखे। कानपुर के करौली सरकार के दरबार का एक और वीडियो सामने आया है। नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के साथ धक्का मुक्की का वीडियो सामने आया है और करौली सरकार के सेवादारों पर मारपीट और धक्का मुक्की का आरोप लगा है। वीडियो में करौली सरकार इसको बाहर निकालो कहते सुनाई दे रहे हैं। केस दर्ज होने के बाद करौली बाबा मारपीट की घटना से इनकार कर रहे हैं। वीडियो में करौली सरकार इसको बाहर निकालो कहते सुनाई दे रहे हैं। नोएडा के डॉक्टर से धक्का मुक्की का वीडियो सामने आया है। मारपीट और धक्का मुक्की का आरोप लग रहा है और करौली सरकार इसको बाहर निकालो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। लेकिन जब केस दर्ज हो गया तो उसके बाद वो इस घटना से ही इनकार कर रहे हैं। हालांकि कानपुर में करौली सरकार के नाम से प्रसिद्ध बाबा के खिलाफ नोएडा के एक डॉक्टर बिदुना थाने में FIR दर्ज उन्होंने करा। ये डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि करौली के सरकार को चुनौती देने के बाद चमत्कार का असर नहीं हुआ और जब इस बात को बाबा के सामने रखा गया तो भड़क गए। बाद में बाबा के सेवादारों ने कमरे में ले जाकर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। पीड़ित ने इस मामले में कानपुर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की।
इसके बाद पुलिस में केस भी दर्ज किया गया है। निवासी डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने करौली बाबा, जो कुरिया चौकी अंतर्गत थाना बिदनू के आता है, करौली बाबा और उनके समर्थकों के द्वारा उनके साथ मारपीट, गाली गलौज का आरोप लगाया है। उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और बताते हैं। बाबा डॉक्टर विवाद को आप समझिए। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी 22 फरवरी 2023 को करौली सरकार के दरबार में पहुंचे। डॉक्टर का दावा है कि उन्होंने दरबार में 2600 रुपए की एक पर्ची कटाई। 22 फरवरी को शाम 4 बजे बाबा के दरबार में डॉक्टर सिद्धार्थ पेश हुए। सिद्धार्थ ने बताया कि बाबा ने सबसे पहले परेशानी और आने का कारण पूछा। करौली सरकार ने माइक पर फूंक मारते हुए ओम शिव बैलेंस बोला। डॉक्टर का आरोप है कि बाबा के मंत्र का कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर ने फिर से बाबा से गुहार लगाई और कहा कि मंत्र का असर नहीं हुआ। डॉक्टर की गुहार पर बाबा ने फिर से फूंक मारते हुए ओम शिव बैलेंस बोला। डॉक्टर का आरोप है कि दूसरी बार भी बाबा के मंत्र का असर नहीं हुआ और तीसरी बार जब बाबा से मंत्र के असर न होने की शिकायत की तो बाबा भड़क गए। डॉक्टर का आरोप है कि बाबा ने पगलैट कहते हुए सेवादारों की तरफ इशारा किया। डॉक्टर ने बाबा के सेवादारों ने बलपूर्वक घसीटकर उन्हें हटाने की बात कही। डॉक्टर का यह भी आरोप है कि उसे एक कमरे में ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई। उस पूरी बातचीत को आप जरा ध्यान से सुनिए। गुरुजी नमस्कार जी, खुश रहिए। और मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा। और मेरे घर में थोड़ा समस्या ये है कि गृह कलेश रहता है और किसी ने मुझे बताया कि पितृदोष है आपके ऊपर। तो कई मित्रों ने और मेरे भाई ने बताया कि एक बार आप वहाँ जाइए तो कुछ वहाँ चमत्कार होते हैं। तो मैं आपका चमत्कार देखने के लिए आया हूँ आज। यहाँ चमत्कार तो कोई होता नहीं है। यहाँ जो होता है सब नियम से होता है जी, है ना। तो बस आपकी कृपा हो तो आपका आशीर्वाद मिल जाए और महादेव का आशीर्वाद तो रहता ही है। फिलहाल अभी आपको हम सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी भारत और दक्षिण कोरिया और भारत के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने पर जोगीय संघ के अभिनंदन समारोह में शामिल हो रहे हैं। भारत में दक्षिण कोरिया के डिप्टी एम्बेसडर श्री सांग वो लिम, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी श्री रिम्पोचे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भदंत शांति मित्र जी, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव पर्यटन व संस्कृति श्री मुकेश मिश्राम जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री लालजी प्रसाद जी, हमारे सभी भिक्षुकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, हवान एयोम, हवान एयोम, हवान एयोम। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश इस पावन धरा पर हमारे मित्र राष्ट्र दक्षिण कोरिया से पधारे हुए आप सभी पावन भिक्षु संघ का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारत और दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंधों की अर्ध शताब्दी पूरी होने के उपलक्ष्य में उभय राष्ट्रों के संबंधों को
मैत्रीपूर्ण प्रकारिता प्रदान करने हेतु संपन्न हुई जोगेश संघ की सफल धम्म यात्रा की मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। दोनों देशों की खुशहाली की प्रार्थना जब भिक्षु संघ करता है या हमारे संत करते हैं तो वह निश्चित ही फलीभूत होती है। आपने इस यात्रा की शुरुआत सारनाथ से करके बौद्ध गया, विदकोट पर्वत, राजगीर, नालंदा, वैशाली, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु के दर्शन करते हुए श्रावस्ती में संपन्न की। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जुगहायो जुगहायो। भारत और दक्षिण कोरिया की स्वतंत्रता दिवस की तिथियां एक है, यानी 15 अगस्त। वर्तमान में भारतवासी अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के उपरांत अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किए हैं। भारत और दक्षिण कोरिया दोनों देश G20 समूह के सदस्य हैं। अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को G20 समूह की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस वर्ष G20 की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। यह भारत के प्राचीन वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हमें जोड़ती है। पूरी दुनिया में जब भी मैत्री और करुणा की बात होती है, विश्व मानवता भगवान बुद्ध का स्मरण करती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यही बात पूरी मजबूती के साथ कही कि दुनिया के कुछ देशों ने विश्व मानवता को भले ही युद्ध दिया हो, लेकिन भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है। विश्व भर के बौद्ध समाज के लिए भारत इसीलिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण स्थल यहां पर अवस्थित हैं। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन को 2/3 हिस्सा उत्तर प्रदेश में व्यतीत किया था। वाराणसी के समीप स्थित सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में सर्वाधिक 25 वर्षावास, हमारे सन्यासियों की परंपरा में वर्षा काल में जो 4 मास होते हैं वो चातुर्मास के रूप में माने जाते हैं, और वे चातुर्मास भगवान बुद्ध ने 25 चातुर्मास श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। उनकी महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। श्रावस्ती, कपिलवस्तु, देवदह, कुशीनगर, संकिसा, देवगढ़, ललितपुर, अहिछत्र, बरेली, कौशाम्बी, ये सभी बौद्ध आस्था के पावन स्थल हैं। इन सभी बौद्ध स्थलों के केंद्र में प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ चारों तरफ से भगवान बुद्ध के आभामंडल से घिरा हुआ है।
उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सरकारी स्तर पर संचालित इतना विशाल बुद्ध विहार शांति उपवन बुद्ध विहार है, जहां यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारे प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान भी है, जहां शोधार्थी बौद्ध धर्म पर शोध करते हैं। भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में अवस्थित है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन से जुड़े सभी पवित्र स्थलों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। कुशीनगर में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित हो गया है। श्रावस्ती में एयरपोर्ट का विकास युद्ध स्तर पर चल रहा है और शीघ्र हम श्रावस्ती को भी वायु सेवा से जोड़ेंगे। प्रदेश सरकार महात्मा बुद्ध के नाम पर एक कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही स्थापित करने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध आज एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा दक्षिण कोरिया के माननीय राष्ट्रपति श्री मून जई इन ने वर्ष 2018 में प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर स्थित नोएडा में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की नई मोबाइल फोन निर्माण इकाई का संयुक्त रूप से उद्घाटन भी किया था। भारत और दक्षिण कोरिया का परस्पर व्यापार $28 बिलियन का है, जिसमें भारत $9 बिलियन की वस्तुएं निर्यात करता है और $19 बिलियन का दक्षिण कोरिया से आयात भी करता है। आधुनिक युग में भारत और दक्षिण कोरिया के राजनीतिक संबंधों के 50 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में भारत और कोरिया के आध्यात्मिक संबंध शताब्दियों पुराने हैं। कोरिया के ध्यान पंथ स्योन की उत्पत्ति श्रावस्ती के जैतवन उत्तर प्रदेश से ही हुई है। अयोध्या की राजकुमारी द्वारा लगभग 2000 वर्ष पूर्व जलमार्ग से अयोध्या से कोरिया की यात्रा की गई थी। जान का विवाह वहां के स्थानीय राजा किम सूरो के साथ हुआ और राजकुमारी का नाम हु वांग आक पड़ा। राजकुमारी हु वांग आक एवं राजा किम सूरो से करक वंश की स्थापना हुई। वर्तमान समय में कोरिया में एक बड़ी आबादी इस वंश से जुड़ी हुई है। दक्षिण कोरिया की माननीय प्रथम महिला सुश्री किम जोंग सोक महोदया 6 नवंबर 18 को अयोध्या में दीपोत्सव के पावन आयोजन में उपस्थित हुई थी। भारत एवं दक्षिण कोरिया के प्राचीन और प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंधों के दृष्टिगत इस अवसर पर माननीय प्रथम महिला द्वारा हम उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के क्वीन हो मेमोरियल पार्क परियोजना का वहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न किया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।